नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक विषय जो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि जब से मैंने जुडिशल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का लॉ पढ़ाना शुरू किया आज से 17 साल पहले, तब से मैं एक बात जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जा रहा है और हम सरकार की क्रियाकलापों पर नो डाउट है जुडिशरी पढ़ाते हैं, जुडिशरी के एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, एचजेएस को पढ़ाते हैं, जजेस प्रमोशन पढ़ाते हैं, आईएएस का लॉ पढ़ाते हैं और उनके बीच का लगातार हम कम्युनिकेशन करते हैं। इंटरव्यू बोर्डों में भी कुछ संस्थाओं के जो हमारे मन की हैं उनके साथ बैठते हैं। इन सब के बाद जो अनुभव गेन हुआ और अधिकारियों के साथ बैठने के बाद वो ये मुझे लगा कि हमेशा से कि भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की ज़रूरत है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वैसा नहीं जैसा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया या फिर जो फाइनेंस कमीशन लगातार करता है। मुझे लगा कि अब हिंदवी स्वराज की तरह पूरा परिवर्तन, स्ट्रक्चर परिवर्तन करना पड़ेगा और भारत का अगर स्ट्रक्चर परिवर्तन नहीं किया तो फिर हम कुछ भी बहुत अच्छा कर लें। हम हो सकता है तीसरी इकोनॉमी बन जाए, दूसरी इकोनॉमी बन जाए, हालांकि दूसरी पहली बनने के लिए तो बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन तीसरी हम स्थायी रूप से 10, 20, 50 साल चल सकते हैं। लेकिन वो भी तभी चल सकते हैं जब देश का स्ट्रक्चर जैसा है वैसा रहेगा। इसलिए मैं लगातार कहता आया हूँ कि जुडिशल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को परिवर्तित करने की ज़रूरत है। अब जुडिशल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को परिवर्तन करना बहुत कठिन काम है। उसके लिए सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस की थी और उन रिकमेंडेशंस के आधार पर ही यूपीएससी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला। मैंने आपसे कहा था कि लगातार मैं कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव में जो गड़बड़ी हुई 2-4-5% वोट की, वो गड़बड़ी का कारण प्रशासन ही था। मैं प्रशासन को दोषी नहीं मान रहा हूं, लेकिन वो मशीनरी है, वो भी अपना बचाव कर रही है। चुनाव आयोग ने उसको 1.5 महीने चुनाव डिले करवाया और चुनाव डिले करवाने के बाद जो एक बात और आई कि मालूम पड़ा कि वार्ड ए में कोई रहता है और उसका वोट वार्ड बी में बना है। बीएलओ का भी बड़ा लंबा खेल लोग बताते हैं देश में हुआ। खैर, वो सबके पीछे मिशन कर्मयोगी, मैं मानता हूँ कि मोदी सरकार ने जो मिशन कर्मयोगी लागू किया और ये कहा कि भाई हम किसी भी एजेंसी को, सब हमारे यहाँ कर्मचारी हैं और कर्मचारी बड़ा छोटा हो सकता है। हालांकि हमारे पास जो फार्मूला है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है। जो गजेटेड ऑफिसर रहते हैं उनको एम्प्लॉयर मानते हैं और बाकी को सबको एम्प्लॉय मानते हैं। अब एम्प्लॉयर का मतलब मालिक हो गया, तो वो मालिक अपने आप को समझता है। वो एम्प्लॉयर जो है मोस्टली 90% आईएएस मशीनरी रहती है जो अपने आप जो एम्प्लॉयर कही जाती, लीगली कही जाती, और बाकी के सब एम्प्लॉयज़ कहे जाते हैं। मेरा मानना है कि दोनों ही भारत के कर्मचारी हैं, कोई दोनों ही किसी डिफरेंट एजेंसी से आती है, लेकिन जो भाव पैदा हो गया कि मैं जो हूँ वो एम्प्लॉयर हूँ और ये सब एम्प्लॉई हैं, वो भाव कहाँ लेकर जाओगे? वो भाव विकसित होते होते 200 वर्षों में इस स्तर पर आ गया कि अब बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। एक किराएदार को तो हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बाकी को तो छोड़ दो। एक सरकार की ज़मीन पर कोई पंचर की दुकान लगा लेता है और सरकार वहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने की कोशिश करती, तब तो दुनिया भर के काम होते हैं। कोई जुग्गी सरकारी ज़मीन पर या दूसरे की ज़मीन पर, प्रेस वाला किसी के घर के सामने खड़ा होना शुरू कर देता है, उसको अगर वो घर वाला हटाना चाहता है तो बड़ा मुश्किल काम है। ये तो सब 200 साल की प्रैक्टिस है और कोई 30 साल 35 साल के लिए नौकरी करने आया है, वो 35 साल तक एम्प्लॉयर बनकर आया, मालिक बनकर आया। और सरकार तो है, सरकार केवल पॉलिसी बनाने के लिए, बाकी वो मालिक है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मोदी जी की सरकार ने ये कहा, मोदी जी ने जब अपना मेमोरेंडम मैं कह रहा हूँ कि जब संकल्प पत्र जारी किया था तो उसमें कहा था कि अब की बार मैं तीसरी बार में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करूँगा। और मिशन कर्मयोगी पिछले 4 साल से चल भी रहा है और उसमें कई एक सेक्रेटरीज प्रमोट हो गए हैं, जिसमें जितेंद्र सिंह जी ने खुद पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि हम अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले रहे हैं, नीचे किसी भी एजेंसी से आया हो हम मिशन कर्मयोगी के तहत उसको लाभ देकर और सीधा सेक्रेटरी लेवल पर रहे। ये उनका अपना ऑफिशियल बयान है पार्लियामेंट के अंदर, मैंने लाइव सुना है। अब उनका जो ये पार्लियामेंट के अंदर ऑफिशियल बयान,
और इस बयान के बावजूद जब यूपीएससी ने और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त के लाल किले पर भी यही कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और जुडिशल रिफॉर्म देश मांग रहा है, देश की डिमांड है और हम उसको करेंगे। उस दिन भी मैंने कहा था बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बहुत बड़ा 200 साल पुराना चैलेंज है। नेहरू जी थक गए, नहीं कर पाए, और नेहरू जी करने के लिए तो वो इसमें कुछ लेवल भी होना चाहिए, वो लेवल नहीं रहा होगा, और वो अंग्रेज़ों से बड़े नज़दीक थे इसलिए उस पर चलते भी रहे। और उनकी तो खास बात ये भी थी कि जब पाकिस्तान नया बना तो वहाँ तो जिना बैठ गया, लेकिन हमने हमारे देश के अंदर माउंटबेटन को ही बैठाया। माउंटबेटन ने जब चिट्ठी लिखी थी प्राइम मिनिस्टर को और ये कहा था कि भाई अब तो मैं गवर्नर जनरल रहा नहीं हूँ, तो मेरे रहने की व्यवस्था यहाँ क्या होगी, तो नेहरू जी ने उनको जवाब दिया था कि जो राष्ट्रपति का हमारे जो गवर्नर जनरल का हाउस है, गवर्नर जनरल अगर आप हम आपको कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम आपके ही मार्गदर्शन में नया भारत बनाना चाहते हैं, इसलिए आप गवर्नर जनरल के हाउस में ही रहोगे। तो माउंटबेटन गवर्नर जनरल के हाउस में रहे और हमने उनको रिकॉग्नाइज भी किया। हम चाहते तो उस समय भी कोई बदल के गवर्नर जनरल बनाया जा सकता था नया। बाद में हमने राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया जब माउंटबेटन यहाँ से गए, लेकिन सारी प्रक्रिया माउंटबेटन के सामने हुई। सारी प्रक्रिया में माउंटबेटन इन्वॉल्व थे, बैठ के माउंटबेटन ले रहे थे, माउंटबेटन एकीकरण की कार्रवाई में शामिल थे, माउंटबेटन रिफॉर्म की कार्रवाई में शामिल थे, माउंटबेटन सारा जो होम मिनिस्ट्री के काम हैं उनमें शामिल थे। अब ये हमारा सौभाग्य था या दुर्भाग्य था, या हम अपने आप को कमज़ोर समझते थे, उनको ज़्यादा होशियार समझते थे, वो विषय अलग है। तो फिर वो जब माउंटबेटन को और जो सेनाएं थीं, जो यहाँ प्लानिंग कमीशन था, जो यहाँ सिस्टम था, वो सब उन्हीं का था, वही बैठा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि हम ये चाहते थे कि हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे और हम इसको ऐसा ही चलाएंगे। नेहरू जी ने वैसा ही चलाया भी 64 तक, 17 साल वो बैठे रहे। फिर उनके वंशज आए, तो वंशजों में वही सीट की लड़ाई कुछ होती रही और दुनिया भर की पॉलिटिक्स होती रही। मोदी जी ने वो बीड़ा उठाने की बात कही। 70-75 वर्ष बाद कोई व्यक्ति ऐसा हमको मिला है जो रिफॉर्म करने में बहुत इच्छुक है, जो सही करने में बहुत इच्छुक है, जिसकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति है। कितनी ही बाधाएं देश में हैं, कितना ही लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, क्यों आई, वो परमेश्वर, मैं तो मानता हूँ परमात्मा की कृपा ही होती है जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आगे बढ़ता है। अब देखिए ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, फिर वो प्रधानमंत्री भी भारत में दूसरे नंबर के हो गए, जिन्होंने लाल किले से 11वीं बार लगातार भाषण दिया। और ऐसी परिस्थितियों में जिसमें लगातार लाल किले से भाषण देने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद हैं, उन्होंने इच्छा शक्ति के दम पर ये किया। ये परमात्मा की कृपा में मानता हूँ, उन्होंने ये करा भी। और यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, और नोटिफिकेशन ये था कि हम जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर कुछ उसमें लेना चाहते हैं, वो डिप्यूटेशन पर लेंगे। और ये कोई परंपरा आज की डिप्यूटेशन की नहीं है। आप सीबीआई पूरी डिप्यूटेशन पर चलती है, ईडी मोस्टली डिप्यूटेशन पर चलती है, या फिर मैं कहूँ नारकोटिक डिपार्टमेंट पूरा डिप्यूटेशन पर चलता है। मोस्टली सेंट्रल की एजेंसियां डिप्यूटेशन पर चलती हैं। डिप्यूटेशन से मतलब ये रहता है कि जहां हमें काबिल व्यक्ति पुलिस में मिलता है, कोई एजेंसी में मिलता है, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में मिलता है, कोई सुरक्षा व्यवस्था में, हम उसको सीबीआई में ले आते हैं। जिसकी जो योग्यता है हम उसको डिप्यूटेशन पर लाते हैं। यहाँ तक कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट हमारे पास है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का मतलब है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाना चाहती है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को देगी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होगा जो उसकी ड्राफ्टिंग करेगा। वो मोस्टली सब डिप्यूटेशन पर होता है। यानी कि हम राज्यों से लॉयर्स मांगते हैं, जजेस मांगते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस मांगते हैं, और हम कहते हैं कि आप लोग इस पर ड्राफ्ट करें। आप ज़्यादा अनुभवी हैं, इसलिए लंबे समय तक काम करते करते आपको इसका अनुभव है, आप इसको कर सकते हैं। अब डिप्यूटेशन पर हमने कहा जॉइंट सेक्रेटरी हम लेंगे, और मिशन कर्मयोगी पहले से चल रहा था। नोटिफिकेशन भी यूपीएससी ने किया था कि भाई हम सीधा जो किसी भी एजेंसी से वो सरकार वो प्रदेश सरकार से आया हो, यूनियन टेरिटरी के किसी एजेंसी से उसकी भर्ती हुई, मतलब पीसीएस जिसको कहते हैं, तो पीएससी से किसी की भर्ती हुई हो, लोअर से जिसकी भर्ती हुई हो, इवन
जो पब्लिक सेक्टर के हमारे डिपार्टमेंट हैं, पब्लिक सेक्टर के हमारे निगम हैं, कॉरपोरेशन हैं, उनसे भी हम सीधा ले लेंगे। और प्राइवेट सेक्टर के भी अगर वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है, कुछ अचीव किया है, तो उसका हमने क्राइटेरिया बनाया और बोले ये आपके पास अनुभव है, ये आप कर चुके हैं, तो हम आपको इन्वाइट करते हैं कि आइए एप्लीकेशन करिए, हम आप ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर के पोस्ट पर आपको बिठाते हैं। ये सब हमने किया। अब यहाँ पर जो सवाल पैदा हो रहा है वो सवाल ये आया कि सरकार ने, वो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन कर दिया। यूपी के 2 लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उसका विरोध कर दिया। मैं कह रहा था कि ये आईएएस मशीनरी, मैं पूरी आईएएस मशीनरी की बात नहीं करता, लेकिन जो लोग डोमिनेटिंग हैं कम से कम वो अपना अधिकार कैसे छोड़े। जैसे कोलिजियम की बात करते हैं, कोलिजियम आ गया 1993 से लेकर अभी तक चल रहा है, कोलिजियम आ गया। अब आप कह रहे हो कि हम जुडिशियल रिफॉर्म करेंगे, आप कह रहे हो कि हम आर्टिकल 124 कैपिटल ए जोड़ देंगे, आप कह रहे हो कि हम उसमें एनजेएससी बना देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो निर्णय लेने की पावर हमको मिल गई है वो हम छोड़े कैसे? हम सुप्रीम हैं तो हम छोड़े कैसे? हम कैसे ये माने कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? हम कैसे माने कि ये रिपब्लिक कंट्री है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कैसे माने? क्योंकि रिपब्लिक का मतलब ही यही है कि कोई वंशानुगत नहीं होगा। लेकिन साहब अगर हमने एक इकोसिस्टम बना लिया है और उस इकोसिस्टम में ला रहे हैं तो कैसे? बढ़िया मजीब है। ये बात जुडिशियल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज और हायर जुडिशियल सर्विसेज जहाँ रिकमेंडेशन की बात होती है, और ये बात एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में भी है। मैंने कई बार कहा है कि स्टेट से जो प्रमोट होकर आते हैं, पीसीएस से जो आईएएस घोषित होगा, करेगा कौन? व्यवस्था यह है कि यूपीएससी ही उसको आईएएस घोषित करेगा। एक डायरेक्ट एग्जाम देकर आईएएस घोषित होगा, एक नौकरी के अपने आयामों पर प्रमोट होते होते उस लेवल पर पहुंचेगा तो यूपीएससी को ही भेजा जाएगा, यूपीएससी ही उसको रिकमेंड करेगा, यूपीएससी ही कहेगा कि एलिजिबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ आईएएस। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ सकता है, केंद्रीय सर्विस में आ सकता है। कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो 10 साल 15 साल अगर नीचे पीसीएस का काम करके आया है, एसडीएम से भर्ती हुआ था, आईएएस हो गया है, तो भाई 15 साल अनुभव ही है, बैठ जाएगा वहाँ पर। लेकिन इनमें भी आपस में बड़ा गड़बड़ रहता है। अगर प्रमोटेड आईएएस नीचे से आ गया, मतलब पीसीएस से आईएएस प्रमोट होकर आया और एक आईपीएस अधिकारी सीधा उसी जिले में आया, तो हम जानते हैं कि कलेक्टर जो बैठेगा वो सुपर होता है कानूनन, और वो उससे नीचे। लेकिन भावना ये है क्योंकि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होकर आया आईपीएस, इसलिए वो सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला है, वो केंद्रीय सर्विस का सीधा है, और आप प्रमोट होकर आए हो, इसलिए आप क्या, तो वो उसके सामने टोपी नहीं लगाता, यूनिफॉर्म लेकर नहीं जाता, और सैल्यूट कैसे मारेगा? तो सैल्यूट नहीं मारने का मतलब, नहीं तो भाई कैसे ही बेइज्जती हो जाएगी। नीचे से जो प्रमोट होकर आया और मैं आईपीएस हूँ, मेरे को आईपीएस हुए 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, या और ज़्यादा समय हो गया, और ये नीचे कल तक नीचे हमारे मातहत काम कर रहे थे, क्योंकि ये नीचे पीछे सर्विसेज के, आज ये आईएएस डिक्लेयर हो गए और ये डीएम हो गए। तो अभी तक हमको सर बोल रहे थे, अब हम इनको सर बोलें। ये बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में, और ये मानव स्वभाव है। ये ऐसा नहीं है कि वो उनमें ही है, ये हमारे यहाँ भी मानव स्वभाव है। लोग जूनियर सीनियर स्कूल में, कॉलेज में ये सब करते हैं, जॉब में जूनियर सीनियर करते हैं, ये सब होता है, ये मानव स्वभाव है। लेकिन मानव स्वभाव राष्ट्र हित से बड़ा है क्या? तो राष्ट्र हित अलग चीज़ है। अब यूपीएससी ने, मतलब यूपीएससी सब डिक्लेयर करती है, तो यूपीएससी ने कह दिया कि भाई हम डिप्यूटेशन पर लोगों को लेना चाहते हैं, हम सीधा उनको प्रमोट करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने उसका विरोध कर दिया, बोले आरएसएस वालों को ये भरना चाहते हैं, ये और लोगों को भरना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आरएसएस वाला, आरएसएस मानसिकता का व्यक्ति अगर नीचे किसी पोस्ट पर होगा, प्रोविंशियल सर्विसेज पर होगा, तो वो आएगा ही, वो तो प्रमोट होकर आईएएस भी होगा, और जो आरएसएस मानसिकता का व्यक्ति आईएएस होगा तो वो तो होगा ही। फिर आरएसएस से रिक्रूटमेंट करना, क्या शाखा से रिक्रूटमेंट कर रहे थे? ये तो ऐसा तो नहीं है। क्या संघ आरएसएस क्वालिफिकेशन में लिख दिया था कि जो आरएसएस की शाखा जाता होगा, तृतीय वर्ष प्रशिक्षित होगा, वही इसमें क्वालिफाई होगा? ऐसा भी नहीं है। तो फिर ये एलिगेशन कैसे लगा कि ये आरएसएस वालों को भर्ती करना चाहते थे? बस डेविएट करना, जो हम क्वालिटी लेना चाहते हैं राष्ट्र चलाने के लिए, वो उसको डेविएट करना, कि भाई कैसे डेविएट किया जाए, उस पर कैसे विवाद खड़ा किया जाए। अब उसको इतना विवाद अगर वो करते तो कोई समस्या नहीं थी। उनके समय पर भी लिटरल एंट्री होती थी, सबके समय पर होती रही है इस तरह की, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। इन्होंने मिशन कर्मयोगी बीच में डालकर एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, वो वैसे होते आए हैं। लेकिन जैसे ही डिक्लेरेशन हुआ कि भैया ये तो रिजर्वेशन मारना चाहते हैं,
आप सोचिए कि इन्होंने वो एंगल निकाला कि केंद्र सरकार यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, इस नोटिफिकेशन से ये तो रिजर्वेशन मानना चाहते हैं, एससी एसटी ओबीसी कहाँ है इसमें। अब वो बात नीचे से जो भर्ती हो चुकी होगी, भाई जो भर्ती हुई होगी वहाँ रिजर्वेशन क्राइटेरिया सब लगाया गया होगा, जो उस पोस्ट पर एलिजिबल होगा वो हो ही गया होगा, वो अगर फॉर्म भर रहा है तो वो भरता ही, वो अगर एलिजिबल है तो आ ही जाता। अब रिजर्वेशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ डेटा की कंडीशन पर आएगा। डेटा से मतलब अगर सही से सूचनाएं हैं कि भाई इतना एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ही प्रमोशन में रिजर्वेशन है। आर्टिकल 16(4)(a) और बी की बात मैं कर रहा हूं। अगर नहीं है तो उन्होंने कहा फिर ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर रिप्रेजेंटेशन है तो फिर क्या ज़रूरत है प्रमोशन की ज़बरदस्ती। और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है तो ठीक है, तो उसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, कितने परसेंट लोग भर्ती हो गए हैं, कितने परसेंट हैं, कितने परसेंट प्रमोट हो गए, कितने परसेंट उसमें अभी और आने चाहिए, कितने परसेंट से एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, कितने परसेंट, ये सब। अब वो बिना डेटा के प्रमोशन में ये कर दिया, तभी उस प्रमोशन को सब्जेक्ट टू द कंडीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया कि भाई कर सकते हो लेकिन आपको डेटा बताना पड़ेगा कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अगर है तो। अब ये बात जो प्रमोशन में होती है, यही बात हम इस डॉक्यूमेंट इस रिक्रूटमेंट में भी देख सकते थे। लेकिन इन्होंने जब एससी एसटी ओबीसी का विषय उठा दिया और ये उठा दिया कि हम आंदोलन राष्ट्रव्यापी करेंगे, तो पीएमओ को लगा कि खाली पीली की एक झंझट क्यों मोल लेना, ये तो झंझट हो जाएगी। ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में, देश को सुधारने के चक्कर में, देश में बेस्ट टीम ले जाने के चक्कर में, देश में जो टीम बने वो अच्छी हो, वो बेस्ट टीम हो, उसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि सरकार में समस्या खड़ी हो जाए। और ये उनके दिमाग में मुझे लगता है दहशत भी बैठ गई होगी कि ये कहीं एससी एसटी ओबीसी के चक्कर में हमारी सरकार की जो सीटें कम हुई हैं चुनाव में, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी के चक्कर में हो गई। ये भी दिमाग में बिल्कुल 100% आ ही सकता है और मैं मानता हूँ कि ये आ ही गया होगा। अब इस बात को अगर सही से रिकॉग्नाइज किया जाए तो फिर पीएमओ ने एक चिट्ठी लिखी यूपीएससी को, और यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर कहा कि ये वीरप्पा मोइली कमीशन, यानी कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन था, 2004-5 में आया था, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन ने ये बात रिकमेंड की थी कि ऐसे लिटरल एंट्री हो जानी चाहिए। ये मेरा नहीं है, लेकिन अब उस चिट्ठी में वो लिखते हैं जितेंद्र सिंह जी, लेकिन हम एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन के विरोधी नहीं हैं, हमें एससी एसटी ओबीसी को प्रमोट करके साथ में लाना है, इसलिए इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया जाना चाहिए। और मोदी जी की सरकार कास्टिज्म को लेकर बड़ी सेंसिटिव है, देश में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन को लेकर बड़ी सेंसिटिव है, देश में जो भागीदारी होनी चाहिए उस भागीदारी को लेकर बड़ी सेंसिटिव है। अब सरकार बड़ी सेंसिटिव है भागीदारी को लेकर, इसलिए इस नोटिफिकेशन को वापस लीजिए और हम जब बताएं तो उस तरह से करिएगा, यानी कि करेंगे। लेकिन यहां पर एससी एसटी ओबीसी का फॉर्मूलेटा क्लियर नहीं था और अखिलेश यादव ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का धमकी दे दी। उन्होंने धमकी दे दी कि भाई सेक्रेटरी लेवल में कितने ओबीसी होते हैं, सेक्रेटरी लेवल पर कितने एससी एसटी होते हैं। आप बताइए, भारत की क्रिकेट टीम खेलने जा रही है विश्व के बेस्ट किसी प्लेयर के साथ, तो क्या वहां पर इन चीजों को देखकर ले जाते हैं? देश की जो टीम है, कुश्ती रेसलिंग अभी हम करके आए हैं, ओलंपिक में वो कराएं, क्या वहां ये चीजें देखी जानी चाहिए? जहां देश के रिप्रेजेंटेशन का नंबर हो, जहां देश को आगे बढ़ाने का नंबर हो, वहां पर क्या इस तरह की चीजों की कोई जगह है? मैं समझ नहीं पाया, मुझे तो नहीं समझ आया कि ऐसी कोई जगह है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुझे लगता है कि इस बात को लेकर जो इन लोगों ने धमकियां दी, हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, उन धमकियों के दबाव में पीएमओ आ गया और पीएमओ ने उसको विड्रॉ करने का यूपीएससी चेयरमैन को लिख दिया। अब यूपीएससी चेयरमैन उसको कैसे वापस करती हैं और क्या आगे स्टेप होगा और नया नोटिफिकेशन कैसे आएगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं लगातार कह रहा हूं, ये जो मोदी जी ने चैलेंज उठाया है ये बहुत कठिन है। आज तक के 75 साल की सरकारों में इतना कठिन बीड़ा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया। और ये मुझे ये भी डाउट है कि मोदी जी कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहते तो हैं भाई मोदी है तो मुमकिन है, और हिम्मत भी बहुत बहुत उन्होंने करी है, बहुत बहुत बड़े काम किए। लेकिन ये इतना बड़ा है कि आप राष्ट्र को दोबारा स्वतंत्र करने का,
यानी कि ये आजादी के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन है, मेरा मानना है। ये स्वतंत्र का आंदोलन है। अपना तंत्र हम कैसे विकसित करें, उनके बनाए हुए तंत्र में। हम 47 में स्वाधीन हुए, स्वतंत्र नहीं हुए। अभी स्वतंत्रता का आंदोलन बाकी है। अब उसमें सरकार कितना सहयोग देती है, ये सरकार को देखना होगा। अगर सरकार सहयोग नहीं देती है तो मैं कहता हूं कि हम लोगों को उस विषय पर आंदोलन करना चाहिए कि हमें रिफॉर्म चाहिए, हम लोगों को आगे आना चाहिए, तो सरकार को बल मिलेगा। राहुल गांधी और ये अगर स्टेटमेंट देते हैं तो मैं कहता हूं कि अगर मोदी जी को हम बाहर निकलकर रोड पर उतरकर कहना शुरू कर दें तो फिर उससे मोदी जी को बल मिलेगा, वो कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने बल ना दिया, स्वाधीनता स्वतंत्रता के आंदोलन में हम भागीदार ना हुए, तो कुछ लीडर्स बहुत कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकते। और अब 2029 के बाद हमारे पास समय नहीं है कि हम रिफॉर्म भी कर पाएं, क्योंकि हम दूसरी लड़ाइयों में जूझ चुके होंगे। राष्ट्र में नए चैलेंजेस खड़े होंगे, उन चैलेंजेस को हमको ही निपटना पड़ेगा। सरकार रहे ना रहे, लेकिन हम और मेरे बच्चे तो रहेंगे, उनको उससे जूझना पड़ेगा। आज अगर हम उसको कर लेते हैं तो शायद 2029 के बाद जो हमें समस्याएं खड़ी होने वाली हैं, हम उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जुडिशियल मशीनरी के साथ निपटने में सक्षम हो जाएंगे। क्या होता है आगे, आगे फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार ने नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए कह दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।